नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के एजुकेशनल चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और दोस्तों, इस वीडियो में कला का वर्गीकरण पे बात होगी, यानी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है, क्योंकि इसमें 64 सुनारों की कला और 64 वैश्याओं की कला, कला विलास के बारे में, इन सभी के बारे में, और उपयोगी कला, ललित कला क्या है या ललित कला कितने भेद हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं कला का वर्गीकरण, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब कला का वर्गीकरण, तो कला क्या है, कला का अर्थ क्या है, कला की परिभाषा क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसमें देखिए, तो क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक, ठीक है, अब क्षेमेंद्र की पुस्तक कौन सी है, अब ये पूछा जाता है क्षेमेंद्र की पुस्तक कौन सी है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है कला विलास। क्या नाम है? कला विलास। ये पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है ये पूछा जाता है किसकी है, तो ये पुस्तक जो है वो क्षेमेंद्र की है। ठीक है, कला विलास पुस्तक क्षेमेंद्र की है, और पूछा जाता है कि क्षेमेंद्र की कौन सी पुस्तक है। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको टिक करना होगा कला विलास। या पूछ लेता है कि कला विलास किसकी पुस्तक है, तो आपको लिखना होगा कि क्षेमेंद्र की पुस्तक है। अब इसमें क्या है, यानी जो क्षेमेंद्र ने कला विलास लिखा है, इसमें क्या लिखा है, तो इन्होंने उपयोगी कला कितनी है, यानी 64 उपयोगी कला लिखा है। जनोपयोगी यानी लोगों की उपयोगी 64 कलाएं लिखी है। ठीक है, 64 जनोपयोगी कला लिखी है। कितना? 64 जनोपयोगी कला लिखी है, और वहीं पे 64 वेश्याओं की कला पूछा जाता है। ठीक है, तो 64 वेश्याओं की कला लिखा है, 10 भेषज की कला। अब देखिए यहाँ पे 64 जो कला है ये किसकी है? जनोपयोगी, जनोपयोगी। और किसकी? अब यहाँ पे यहाँ पे जनोपयोगी है, सुनारों की है। ठीक है, तो सुनारों की यानी जो सोने बनाते हैं। ठीक है, और वहीं पे वेश्याओं की जो कला बताई है इन्होंने, वेश्याओं की, ये भी वेश्याओं की जो कला बताई है ये भी कितनी प्रकार की है, यानी 64 जनोपयोगी कला, 64 सुनारों की कला और 64 वेश्याओं की कला क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में बताई है। अब पूछा जाता है कि भेषज कला कितनी बताई है, तो 10 भेषज कला। ठीक है, 10 भेषज कला बताई है, और वहीं पे 16 कायस्थों की कला, 16 कायस्थों की कला। किसकी? कायस्थों की कला कितना? 16 बताया है। अब पूछा जाता है सार कलाएं कितनी है, तो 100 जो है सार कलाएं हैं। 100 सार कलाएं हैं, और वहीं पे 32 यानी 32 जो है वो धर्म के ऊपर बताया गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए ये बताया गया है। अब एक बार इसको विस्तृत से देख लेते हैं, और जो चीज ना समझ में आए उसको आप समझते हैं। अब पूछा जाता है कि कला का वर्गीकरण की जब नाम आता है, तो उसमें ये जो कलाएं हैं कितनी, किसकी कलाएं हैं, ये किसने बताया है, तो क्षेमेंद्र ने बताया है। किस पुस्तक में बताया है? कला विलास पुस्तक में बताया है। तो क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि जनोपयोगी जो कलाएं हैं वो 64 हैं, और सुनारों की भी कलाएं 64 प्रकार की हैं। वैश्याओं की जो कलाएं हैं वो भी 64 प्रकार की हैं। ठीक, और क्षेमेंद्र ने कला विलास अपनी पुस्तक में भेषज कलाएं 10 बताई हैं। पूछा जाता है ऐसा कि भेषज कलाएं कितनी बताई हैं, तो 10, यानी 10 भेषज कलाएं हैं। कायस्थों की कितनी कला है? 16 है। कितनी? 16 कलाएं हैं। सार कलाएं कितनी हैं? तो 100 कलाएं हैं। और वहीं पे 32 जो है धर्म, अर्थ और मोक्ष। ठीक है, बताए हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पे धर्म, अर्थ
काम मोक्ष। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये काम और मोक्ष, ये जो चार हैं, चारों के 32 कलाएं, 32 प्रकार हैं। किस पुस्तक में? कला विलास पुस्तक में। किसने बताया? क्षेमेंद्र ने बताया। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि कला जो है वह कला वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है। अब हम देखेंगे कि कला का जो वर्गीकरण हुआ है, यानी कला का जो ये वर्गीकरण हुआ वह कितने बिंदुओं के आधार पर हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाता है तो यहाँ पे आ जाएंगे 2। कितने? 2। कौन कौन सी अगर पूछे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन कौन सी लिखेंगे? पहला उपयोगी, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर पानी ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे पहला जो है वह उपयोगी है। ठीक है, ये उपयोगी कला है। और दूसरा जो बताया गया है, ये दूसरा ललित कला। तो यहाँ पे कला का वर्गीकरण, जब यहाँ पे देखें कला का जो वर्गीकरण हुआ है तो 2 बिंदुओं के आधार पर किया गया है, उपयोगी कला और ललित कला। अब हम ये क्वेश्चन में आता है कि उपयोगी कला है क्या? उपयोगी कला है क्या? तो उपयोगी कला वो चीज है जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। जैसे उपयोगी कला जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है उसे उपयोगी कला कहते हैं। जैसे कि आभूषण। क्या? आभूषण। ये देखिए आभूषण क्या होता है? यह आभूषण एक प्रकार से, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे ये झुमका बन गया अगर, ठीक है, तो इसमें इतनी अच्छी कलाकारी की जाती है कि ये एक प्रकार से कला है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यानी ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को की पूर्ति करती है। हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए ये आकर्षण का केंद्र है हमारे शरीर पे, तो ये उपयोगी कला के अंतर्गत आएगी। अब वहीं पे आभूषण निर्माण की हो गई, जैसे रंगाई हो गई, घर की रंगाई भी अलग डिजाइन में की गई, छपाई जो की जाती है साड़ी पे छपाई मान लीजिए की गई, वो अलग चीज हो गई। और बढ़ईगिरी जैसे मान लीजिए कोई मेज कुर्सी बना रहा है उसमें अलग डिजाइन से बनाया है। तो इस प्रकार की जो व्यावसायिक कला है, इन सभी ये जो सभी हैं वो उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। तो इन कलाओं से अगर देखा जाए हमको क्या प्राप्त होता है, ऐसा पूछा जाता है कि उपयोगी कला से हमको क्या प्राप्त होता है, तो भौतिक सुख। क्या होता है? भौतिक सुख, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, उपयोगी कला से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर होने वाली कलाकारी को, यानी जो हमारे शरीर को और आकर्षण बनाता है, ऐसी चीजों को ये इस कला के अंतर्गत आता है। जैसे कि आभूषण पहने हुए हैं, जैसे कि हम अपने शरीर में कुछ अलग डिजाइन बना लिए हैं, आलेखन कर लिए हैं अपने शरीर के ही ऊपर। ठीक है, छपाई रंगाई, भौतिक जो सुख होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज हमको प्लेट की जरूरत, कोई सुराही की, घड़े की जरूरत है, मान लीजिए ये घड़ा हो गया और घड़े की जरूरत है। अब घड़ा हम डेली यूज भी करते हैं और इसमें कुछ बढ़िया डिजाइन कर दिया गया, तो ये हमारा भौतिक कला के, उपयोगी कला के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भौतिक सुख प्रदान करता है। दूसरा होता है ललित कला। अब ललित कला क्या होता है? ललित कला के बारे में विधिवत हम जान लेते हैं। तो ललित कलाओं का एकमात्र जो उद्देश्य होता है केवल मानसिक या आध्यात्मिक आनंद प्रदान करना। ठीक है, मानसिक या आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक। तो ये आध्यात्मिक, मानसिक या आध्यात्मिक जो सुख प्रदान करता है वो ललित कला के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है कि ये कितने भेद, यानी कितने प्रकार का होता है, इसके कितने भेद होते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे कि इसके 5 भेद होते हैं।
ठीक है। और आप जानते भी हैं कि ललित कला के 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम लेंगे। अब देखिए ललित कला के भेद के बारे में जाने तो ललित कला के मुख्यतः 5 भेद माने गए हैं, यानी 5 प्रकार के माने गए हैं। अब 5 प्रकार में ये ललित कला जो है 5 प्रकार में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पहला हम देखेंगे। पहला जो है चित्रकला, जैसा कि हम सबसे ज़्यादा इस समय प्रचलित में कलाओं में चित्रकला ही माना जाता है। तो क्योंकि और सब ज़्यादा परंपरा में है, लेकिन चित्रकला एक अलग विधा है जो कि किसी किसी के पास होता है। तो लेकिन अब किसी विद्वान ने कुछ माना है मूर्तिकला, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको अगर हल्का दिखाई दे रहा है तो उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि आवाज़ से भी आप समझ सकते हैं। और तीसरा हम देखेंगे वास्तुकला। अब देखिए इसके भी एक अलग अलग वो बनाए गए हैं श्रेणी यानी क्रम, ठीक है। किसी ने किसी को प्रथम माना है, किसी विद्वान ने किसी को प्रथम माना है, यानी किसी ने काव्य को प्रधानता दी है। संगीत कला। और पांचवा जो है वह काव्य कला। अब किसी ने काव्य कला को सबसे ऊपर माना है, ठीक है, सबसे प्रमुखता दिया है। अब किसने क्या दिया है इसके बारे में भी डिटेल से बात होगी। यानी आप देखेंगे कि ललित कला का वर्गीकरण किया गया तो 2 कला आई, कौन सी, उपयोगी कला और ललित कला। अब उपयोगी कला जो कि हमारे भौतिक सुखों को के अंतर्गत आता है, और ललित कला जो होता है, अब ललित कला में 5 कला आ गई। कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। अब एक एक करके हम इस कला को देख लेंगे, यानी चित्रकला क्या है, चित्रकला के अंतर्गत क्या आता है, मूर्तिकला के अंतर्गत क्या आता है, इन सभी को हम देखेंगे। तो अब देखिए चित्रकला, ये जो चित्रकला है इसमें मनोभाव तथा विचारों की अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होता है। यानी इसी के लिए कहा गया है कि अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्ति को जो अपने इसमें जैसे क्या है, ब्रश या रंग के माध्यम से, ठीक है, ब्रश या रंग के माध्यम से कोई चित्रकारी कर देता है तो वो चित्रकला के अंतर्गत आता है। यानी कोई अपनी अभिव्यक्ति ब्रश और कलर के माध्यम से कर देता है कि एक लड़का था, ऐसे ऐसे बैठा था, ऐसे ऐसे खड़ा था, इस कलर का था, और या किसी दृश्य को बना देता है, तो वह चित्रकला के अंतर्गत आता है। और चित्रकला में जो प्रमुख होता है रंग और ब्रश होता है। यानी हम बोल के नहीं कह सकते कि मैं चित्र बना रहा हूँ, क्योंकि आपको किसी लकड़ी की यानी ब्रश की या किसी कलर की, जैसे मान लीजिए पहले क्या था, विशेष कलर नहीं था, लेकिन आदि मानव जो थे वो गिरवे रंग से, चूने से या मिट्टी से या चाक से जो भी पाते थे प्राकृतिक रूप से, वो उठा कैसे ऐसे इस तरीके से अपना रेखांकन कर देते थे। तो पहले शिकार के दृश्य ज़्यादा पाए गए हैं। आप देखेंगे भीमबेटका में जो सबसे ज़्यादा शिकार के ही दृश्य पाए जाते हैं। तो जितनी भी शैव चित्र हैं, यानी शैव गुफा हैं, उसमें शैव चित्र क्या होता है, शैल चित्र, जो कि शिला में, यानी जिसपे कि उसका दीवार जो है तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। डायरेक्टली गुफा में गए, वहां पे गुफा के अंदर दीवार पहले से तैयार है, बस अपना खरोच के या घिस के अपना कुछ भी पेंटिंग बना देते थे। ये थे आदि मानव। तो उनके जो बनाए गए पेंटिंग है उस हिसाब से उस समय की कल्चर को, उस समय की जो रूपरेखा है, जो उनका रहन सहन था, उसको आंका गया है, अनुमानित किया गया है। अब ललित कला के अंतर्गत मूर्ति कला आती है। मूर्ति कला में इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग, आकार, ध्यान दीजिए, रूप, रंग, आकार आदि निर्मित किया जाता है, और वह कला उत्कृष्ट मनोभाव को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इसका जो विशेष आधार होता है वो पत्थर और औजार होते हैं। यानी मूर्ति कला में ये क्या होता है, पत्थर। तो यहाँ पे आपको पत्थर से मूर्ति बनाना होगा, ठीक है।
मान लीजिए ये पत्थर पे केवल मूर्ति, ये चित्र, ये तो किसी धरातल पर रेखा खींच दिए तो चित्र हो गया, लेकिन किसी पत्थर को काट के गढ़ के बनाया गया वो मूर्ति कला के अंतर्गत आता है। या इसको क्या है, पत्थर को औजार से खोद 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 कर बनाया जाता है, तो ये चित्रकला मूर्ति कला के अंतर्गत आता है। अब यहाँ तीसरे नंबर पे आता है वास्तुकला। ये वास्तुकला क्या होता है, तो वास्तुकला के अंतर्गत भवन निर्माण, ठीक है, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध, पुल, इन सभी आते हैं और इसका जो आधार है वो चूना, पत्थर, सीमेंट, ये सभी। यानी किसी मान लीजिए मंदिर को बनाना हुआ तो मंदिर को बनाने के लिए उसमें क्या क्या लगता है, जैसे वास्तुकला के अंतर्गत, या किसी पुल को बनाना हुआ, ओवर ब्रिज को बनाना हुआ तो वास्तुकला के अंतर्गत आता है। किसी भवन निर्माण, घर की इसमें आपका निर्माण किया जा रहा है तो वास्तुकला के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये वास्तुकला हो गई, भवन निर्माण, ईंट पत्थर से बना हुआ जो भी चीज रहेगा वो वास्तुकला के अंतर्गत। अब मैं ये बोल दिया हूँ कि ईंट पत्थर से बना हुआ जो चीज रहेगा, ऐसा नहीं, ईंट पत्थर से तो मूर्ति भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जैसे भवन हो गया, पुल हो गया, और चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सभी वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं। अब हम संगीत कला को देख लेंगे। संगीत कला के द्वारा व्यक्त किया जाता है भाव को, अभिव्यक्ति को। किस माध्यम से इसका क्या स्पष्ट होता है, वह स्वर में, नाद में। जैसे क्या होता है, स्वर क्या होता है, स्वर में, नाद में, जैसे मुंह से निकाला गया आवाज, क्या आवाज। अब ये आवाज जो होता है वो क्या होता है, नाद होता है, यानी गर्जना, आऊ, कुछ भी। लेकिन जो स्वर होता है, ध्यान दीजिए, स्वर एक श्रुति में बंधा हुआ होता है, ठीक है, श्रुति। अब ये श्रुति क्या होता है, श्रुति एक आंदोलन संख्या होती है। जैसे अगर हमको स्वर में सा निकालना हुआ, ठीक है, सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर होते हैं, सा निकालना हुआ तो 240 बार ये हमारे मुंह की जो ललरी होती है, ठीक है, ये कंठ होता है, ये हमारे मुंह में 240 बार क्या करेगा, आंदोलन करेगा। क्या करेगा, आंदोलन। तो ये जो आंदोलन का मतलब होता है हिलेगा, वाइब्रेट होगा। 240 बार जब वाइब्रेट होगा तो सा की निष्पत्ति होगी, मुंह से सा निकलेगा, ठीक है, मुंह से सा निकलेगा तो उसी को कहते हैं स्वर। यानी स्वर में सा रे ग म प ध नि ये सभी आता है, लेकिन 240 बार जब आंदोलन करेगा तो सा निकलेगा। तो स्वर और स्वरबद्ध ये जो होता है नाद स्वर, ये संगीत कला के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से हम बहुत ही अच्छे मनोभावों को, अपनी अभिव्यक्ति को स्वर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें अलग से किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम जैसे केवल गा के समझ जा सकते हैं कि ये गा रहा है। उसके साथ अगर वाद्य है, उसके साथ अगर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें और निखार आता है, ठीक है। लेकिन इसमें केवल और किसी की चीज की जरूरत नहीं है, केवल आप एक स्वर में जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम झलकता हो, अच्छा झलकता हो, लोगों को मन को मोह ले, ऐसा स्वर लगे तो वो संगीत कला के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे काव्य कला, जो कि किसी विद्वान ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है। काव्य कला को देख लेते हैं। इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं और इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द तथा अर्थ होता है, यानी किसी शब्द द्वारा और उसमें कुछ अर्थ निकलता रहे। किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति को किसी शब्द द्वारा जिसमें किसी चीज का अर्थ निकलता हो, वो चीज लिखी गई हो, यानी शब्द जो होता है लिखी जाती है ना, तो लेखनी लिखी गई हो, वो काव्य कला के अंतर्गत आता है। यानी जैसे कालिदास का रघुवंश महाकाव्य, ऐसे बहुत सारे महाकाव्य हैं, प्रेमचंद का गबन, तो ये सभी जो है महाकाव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। काव्य के अंतर्गत जो उसमें चरम सीमा पे पढ़ते
आते हैं उसको महाकाव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ललित कला को 5 भागों में बांटे हैं, हमारे विद्वानों ने बांटे हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। तो इन सभी को, ये सभी ललित कला के अंतर्गत आती है। अब ललित कला के कितने भेद माने गए हैं? ललित कला के मुख्य 2 ही भेद माने गए हैं, रूपप्रत कलाएं और अरूपप्रत कलाएं। अब अरूपप्रत कलाएं और रूपप्रत कलाएं है क्या, इसको देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे ललित कला के 5 प्रकार थे और इसके कितने भेद हैं। तो 2 भेद हैं, 2 भेद हैं। अब पूछा जाए कौन कौन सा, तो कौन कौन सा जब पूछा जाता है तो उसमें रूपप्रत कलाएं, रूपप्रत कला, और दूसरा जो आएगा वो क्या कहलाएगा? अरूपप्रत कला, अरूपप्रत कला। तो यहाँ पे दोनों का रूपप्रत कला क्या है, अरूपप्रत कला है, इसको देखेंगे। तो रूपप्रत कला के अंतर्गत कलाओं, वो कलाएं आती हैं जिसका चाक्षुष मानी हम देख नहीं पाते, चाक्षुष रूप होता है, यानी जैसे कि हम देख सकते हैं इसको। रूपप्रत कलाएं तो इसको हम देख सकते हैं रूप, इसके अरूप मतलब इसको नहीं देख पाते। तो रूप